कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां हर कुछ वर्षों में एक रहस्यमयी घटना घटती है। गांव के लोगों का विश्वास है कि रात के अंधेरे में एक जादुई शक्ति दो बच्चों को अपने साथ ले जाती है और कोई नहीं जानता कि वे कहां जाते हैं, लेकिन एक पुरानी दंतकथा बताती है कि उन्हें एक ऐसे स्कूल में पहुंचाया जाता है जहां भविष्य के नायक और खलनायक तैयार किए जाते हैं। इसी गाँव में दो बिल्कुल अलग स्वभाव की लड़कियां रहती हैं, सोफी और एगाथा। सोफी का सपना है कि एक दिन कोई राजकुमार आएगा और उसे एक परिकथा जैसी दुनिया में ले जाएगा। दूसरी ओर एगाथा है जो अपनी माँ के साथ साधारण जीवन जीना पसंद करती है, लेकिन गांव के लोग एगाथा और उसकी माँ से बेहद नफरत करते हैं। उनका मानना है कि एगाथा की माँ एक खतरनाक चुड़ैल है जो गांव के लोगों और बच्चों को रहस्यमय तरीके से गायब कर देती है। यही वजह है कि वह गांव से दूर श्मशान घाट में रहती है। इसी डर और अंधविश्वास के कारण गाँव वालों ने एगाथा और उसकी माँ के गाँव में आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है, लेकिन सोफी एक सच्चे दोस्त की तरह कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती और दोनों हर सुबह साथ ही स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता जाता। एक दिन एगाथा और सोफी गांव की लाइब्रेरी पहुंचती हैं। सोफी वहां ऐसी किताब ढूंढ रही होती है जो उसे उस रहस्यमयी जादुई दुनिया के बारे में बता सके जिसके किस्से वह बचपन से सुनती आई है। तभी उनकी मुलाकात लाइब्रेरी की बुजुर्ग लाइब्रेरियन मिसेस डोविल से होती है। मिसेस डोविल उन्हें स्कूल फॉर गुड एंड ईवल के बारे में बताती हैं, एक ऐसा रहस्यमयी विद्यालय जहाँ भविष्य के नायकों और खलनायकों को प्रशिक्षित किया जाता है। एगाथा को यह सब केवल एक कल्पना और अंधविश्वास लगता है, लेकिन मिसेस डोविल पूरे विश्वास के साथ कहती हैं कि यह स्कूल सचमुच मौजूद है। इसके बाद वह सोफी को बताती हैं कि अगर वह इस जादुई विद्यालय में प्रवेश पाना चाहती है तो उसे अपनी इच्छा एक पत्र में लिखनी होगी। यह सुनते ही सोफी बिना देर किए एडमिशन लेटर लिख देती है, क्योंकि उसका सपना स्कूल फॉर गुड में पढ़कर एक सच्ची राजकुमारी बनने का होता है। एक दिन एगाथा सोफी से कहती है, तुम वहां मत जाना। अगर तुम इस गांव को छोड़कर चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है और न ही कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है। गाँव के लोग मुझे एक चुड़ैल की बेटी मानते हैं, इसलिए मुझसे हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। एगाथा की आंखों में आंसू देखकर सोफी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। समय बीतता है और आखिरकार वह रात आ जाती है जिसका जिक्र गांव के बुजुर्ग वर्षों से करते आए थे। सोफी जैसे ही वहां जाने के लिए निकलती है तभी पीछे से एगाथा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मुझे बिना बताए यहाँ से अकेले ही जाने वाली थी? दोनों अभी बात ही कर रही होती हैं कि अचानक पूरे आसमान में लाल बादल छा जाते हैं। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं और जंगल का माहौल एकदम रहस्यमयी हो जाता है। तभी अंधेरे के बीच स्टोरियन नाम का वह काला साया दिखाई देने लगता है जिसकी दोनों आंखें चमक रही होती हैं। उसे देखकर एगाथा घबरा कर कहती है, हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए, लेकिन सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, यही मेरी विश थी। अचानक स्टोरियन तेजी से सोफी को पकड़ लेता है और उसके पैरों से घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगता है। अपनी दोस्त को खतरे में देखकर एगाथा बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। सोफी लगातार चिल्लाकर कहती है, एगाथा तुम मेरे पीछे मत आओ, लेकिन एगाथा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वह दौड़कर सोफी का हाथ पकड़ लेती। तभी स्टोरियन सोफी को छोड़ देता है और वहां से गायब हो जाता है। दोनों ने अभी खुद को संभाला ही होता है कि तभी अचानक धरती फटने लगती है। अगले ही पल धरती को चीरते हुए एक विशालकाय पक्षी बाहर निकलता है। वह इतना विशाल होता है कि अपने विशाल पंजों में एगाथा और सोफी दोनों को जकड़कर आसमान की ओर उड़ जाता है। लाल आसमान को चीरते हुए वह उन्हें उस रहस्यमयी जादुई दुनिया में ले जाता है जहाँ स्कूल फॉर गुड और स्कूल फॉर ईवल मौजूद है। अब जैसे ही उन दोनों का प्रवेश होता है तभी स्कूल बर्ड एगाथा को अच्छाई वाले स्कूल में ऊपर से गिरा देता है, जिसे देखकर सोफी उस पक्षी से कहती है, तुमने गलत इंसान को उस स्कूल में गिरा दिया है, वहां पर मुझे जाना है, मैं अच्छाई वाले स्कूल में जाना चाहती हूँ। लेकिन वह पक्षी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और ले जाकर उसे बुराई वाले स्कूल में ऊपर से गिरा देता है और वह सीधे जाकर पानी में गिरती है। तभी हम देखते हैं वहां पर उसी की तरह और भी लोग पढ़ने के लिए आए होते हैं। ये देखकर सोफी काफी ज्यादा परेशान होती है। दूसरी ओर हम एगाथा को देखते हैं जो ऊंचाई से गिरने के बाद बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वह अपने चारों ओर छोटी छोटी परियों को मंडराते हुए देखती है। ये सब देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी एक परी उसके बेहद करीब आ जाती है और घबराहट में एगाथा उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियां हैरानी से उसकी ओर देखने लगती हैं। एगाथा तुरंत उनसे कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, मैं इस स्कूल में पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त सोफी को बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर वे लड़कियां कोई जवाब नहीं देती और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। इसके बाद वे परियां एगाथा को अपने साथ उठाकर वहां ले जाती हैं। दूसरी ओर सोफी स्कूल की प्रिंसिपल लेडी लेसो के पास जाती है और उनसे कहती, यहाँ जरूर कोई गलती हुई है, मुझे इस स्कूल में नहीं बल्कि स्कूल फॉर गुड में होना चाहिए, मैं एक अच्छी इंसान हूँ। लेडी लेसो शांत आवाज में कहती है, इस स्कूल में कोई गलती नहीं होती, यहाँ वही आता है जिसे जादू खुद चुनता है। अगर तुम स्कूल फॉर ईवल में हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी असली जगह यही है। सोफी उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वह बार बार कहती है कि उसका सपना हमेशा से स्कूल फॉर गुड में पढ़ने का था और वह किसी भी हाल में बुराई का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन लेडी लेसो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वह कहती है, अब तुम्हें अपनी किस्मत
स्वीकार करनी होगी। यही तुम्हारा नया घर है, यहीं तुम अपनी असली ताकत और अपनी वास्तविक पहचान को जानोगे। ये सुनकर सोफी पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। उसका सपना तो एक राजकुमारी बनने का था, लेकिन अब वह खुद को उस स्कूल में पाती है जहाँ भविष्य के खलनायकों को तैयार किया जाता है। वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी परियां एगाथा को हल्के हल्के धक्के देते हुए स्कूल फॉर गुड के अंदर ले जाती हैं। पहले तो एगाथा उनका विरोध करती है, लेकिन उनके सामने उसकी एक नहीं चलती। जैसे ही वह स्कूल के मुख्य हॉल में पहुंचती है, उसकी नजर चारों ओर घूमने लगती है। सामने फैला हुआ विशाल महल, जादू से जगमगाता भव्य हॉल देखकर वह पूरी तरह दंग रह जाती है। इसी बीच वहां पर प्रोफेसर क्लैरिसा डोवे यानी स्कूल फॉर गुड की प्रिंसिपल आकर एगाथा का स्वागत करती हैं, लेकिन एगाथा उनसे विनती करते हुए कहती है, मुझे अपनी दोस्त को ढूंढना है। वह दूसरे स्कूल में है और मैं उसे लेकर यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पढ़ने नहीं आई हूँ। इस पर प्रोफेसर क्लैरिसा डोवे कहती हैं, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें इस स्कूल ने चुना है। तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारी जगह यही है। अब से तुम स्कूल फॉर गुड की छात्रा हो, यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। इस स्कूल में तुम्हें केवल जादू ही नहीं सीखना होगा, बल्कि अच्छाई के असली मायने भी समझने होंगे। याद रखना, किसी इंसान की पहचान उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके फैसलों, उसके कर्मों और उसके दिल की सच्चाई से होती है। अगर तुमने यह सीख लिया तो एक दिन तुम इस दुनिया की सच्ची नायिका बन सकती हो। भविष्य में तुम्हें इसी दुनिया की रक्षा भी करनी होगी। अब ना चाहते हुए भी उसे क्लैरिसा डोवे की बात माननी पड़ती है। अगले दिन स्कूल फॉर गुड और स्कूल फॉर इविल के सभी नए विद्यार्थियों एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है, जहां सोफी और एगाथा भी मौजूद होती हैं। दोनों स्कूलों की प्रिंसिपल क्लैरिसा डोवी और लेडी लेसो सभी छात्रों का स्वागत करती हैं। वे बताती हैं कि अब से उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और हर छात्र को यह साबित करना होगा कि वह अपने स्कूल के योग्य है। इसके बाद दोनों स्कूलों के बीच पहली प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में स्कूल फॉर गुड के छात्रों का लक्ष्य अपने साथी की रक्षा करना होता है, जबकि स्कूल फॉर इविल के छात्रों का उद्देश्य उन्हें हर हाल में पकड़ना होता है। उनकी ट्रेनिंग चल ही रही होती तभी अचानक ऊपर से एक रस्सी झूलती हुई नीचे आती है और उसी पर शानदार अंदाज में झूलते हुए टेड्रोस मैदान में उतरता है। उसकी एंट्री होते ही पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। आखिर वह कोई साधारण छात्र नहीं, बल्कि महान राजा किंग आर्थर का बेटा और स्कूल फॉर गुड का सबसे होनहार छात्र होता है। टेड्रोस सभी नए छात्रों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तक तुमने सिर्फ इस जादुई दुनिया की झलक देखी है, लेकिन तुम्हारी असली ट्रेनिंग अब शुरू होने वाली है। इतना कहते ही वह एक एक करके नए छात्रों की परीक्षा लेने लगता है। अपनी शानदार तलवारबाजी, फुर्ती और बेहतरीन युद्ध कौशल से वह कुछ ही पलों में सभी को जमीन पर गिरा देता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि कोई भी छात्र उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। यह सब देखकर स्कूल फॉर इविल के छात्रों का गुस्सा बढ़ जाता है। तभी उनकी ओर से आरिक आगे आता है। वह टेड्रोस को घूरते हुए कहता है, अब असली खेल शुरू होगा। यह सब देखते हुए क्लैरिसा डोवे लेडी लेसो से यह सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद टेड्रोस और एरिक आमने सामने आ जाते हैं। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। मैदान में मौजूद सभी छात्र सांसें थामकर इस रोमांचक मुकाबले को देखने लगते हैं। शुरुआत में एरिक लगातार हमले करता है, लेकिन टेड्रोस अपनी फुर्ती और शानदार युद्ध कौशल से उसके हर वार को नाकाम कर देता है। कुछ ही देर में टेड्रोस पलटवार करता है और आरिक को पूरी तरह पीछे धकेल देता है। आखिरकार टेड्रोस एक सटीक वार से आरिक को जमीन पर गिरा देता है और यह मुकाबला जीत जाता है। उसकी जीत देखकर स्कूल फॉर गुड के छात्र जोरदार तालियां बजाने लगते हैं, जबकि स्कूल फॉर इविल के छात्र गुस्से से टेड्रोस की ओर देखते रह जाते हैं। मुकाबला समाप्त होते ही वहां पर स्कूल मास्टर आते हैं, जो स्कूल फॉर गुड और स्कूल फॉर इविल दोनों का सर्वोच्च संरक्षक और संचालक है। इस जादुई संसार में संतुलन बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। उनके आते ही क्लैरिसा डोवी और लेडी लेसो भी सम्मान पूर्वक उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद स्कूल मास्टर सभी छात्रों को संबोधित करते हुए बताता है कि इस स्कूल में किसी की पहचान उसके चेहरे, कपड़ों या जन्म से नहीं होती, बल्कि उसके कर्म, उसके फैसले और उसके चरित्र से तय होती है। वह आगे समझाता है कि अच्छाई और बुराई एक दूसरे की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी जरूर है, लेकिन दोनों के बीच संतुलन बना रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर यह संतुलन कभी बिगड़ गया तो पूरी जादुई दुनिया संकट में पड़ सकती है। इतना कहकर मास्टर वहां से चले जाते हैं। जरूर उसी रात एगाथा चुपचाप स्कूल फॉर गुड से निकलकर सोफी को ढूंढने के लिए स्कूल फॉर इविल की ओर बढ़ती है। रास्ते में उसकी नजर एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है। पहले तो वह उसे साधारण मूर्ति समझती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, मूर्ति में छिपा छोटा सा जादुई रक्षक जीवित हो जाता है। वह एगाथा को चेतावनी देता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए और अगले ही पल धनुष उठाकर उस पर तीरों की बौछार कर देता है। एगाथा किसी तरह उन तीरों से बचते हुए एक खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर कूद जाती है। तभी वहाँ प्रोफेसर क्लैरिसा डोवी और लेडी लेसो पहुंच जाती हैं। दोनों आपस में चर्चा करती हैं कि शायद सोफी और अगाथा गलती से गलत स्कूलों में भेज दी गई हैं, लेकिन वे इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती और वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। चारों ओर काला धुआं फैलने लगता है और उसके बीच से एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट होता है। वह एगाथा को घूरते
हुए चेतावनी देता है, सोफी से दूर रहो, वह अब मेरी छात्रा है। इतना कहकर वह रहस्यमयी साया पल भर में गायब हो जाता है। यह सब देखकर एगाथा पूरी तरह डर जाती है और समझ जाती है कि इस जादुई दुनिया में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। दूसरी ओर सोफी को स्कूल फॉर इविल की कुछ छात्राएं लगातार तंग कर रही होती हैं। पहले तो वह सब कुछ चुपचाप सहती रहती है, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो वह गुस्से में पलटवार कर देती है। उसकी हिम्मत देखकर सभी छात्राएं हैरान रह जाती हैं और मानने लगती हैं कि सोफी सचमुच स्कूल फॉर इविल की ही छात्रा है। इसी बीच बाहर से अगाथा उसे आवाज देती है। अपनी दोस्त को देखकर सोफी तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और दोनों मिलकर स्कूल मास्टर से मिलने निकल पड़ती हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ही पलों बाद स्कूल मास्टर उनके सामने प्रकट हो जाता है। दोनों उससे शिकायत करती हैं कि उन्हें गलती से गलत स्कूलों में भेज दिया गया है, लेकिन स्कूल मास्टर कहता है कि उनकी किस्मत का फैसला स्टोरियन की जादुई कलम पहले ही लिख चुकी है और उस कहानी को बदला नहीं जा सकता। वह दोनों को समझाता है कि उन्हें अपनी अपनी जगह स्वीकार करनी होगी, क्योंकि भविष्य में इसी कहानी के जरिए इस जादुई दुनिया की किस्मत तय होगी। ये सुनकर दोनों निराश हो जाती हैं। तभी अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और अगले ही पल उनकी आंख खुलती है। वे खुद को फिर से अपने अपने कमरों में पाती हैं, मानो जो कुछ हुआ वह किसी रहस्यमयी सपने से कम न हो। कुछ दिनों बाद सभी छात्रों को उनकी पहली बड़ी परीक्षा के लिए जंगल में ले जाया जाता है। वहाँ स्कूल का एक प्रशिक्षक उन्हें इस रहस्यमयी जंगल के नियम समझाता है। वह पास खड़े एक मांसाहारी फूल को अपनी छड़ी से छूता है, लेकिन अगले ही पल वह फूल जिंदा होकर उसकी छड़ी को काटने लगता है। ये देखकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। प्रशिक्षक कहता है, ये कोई साधारण जंगल नहीं है। दिन में यह जितना शांत और खूबसूरत दिखाई देता है, रात होते ही उतना ही खतरनाक बन जाता है। सुबह होने तक जो स्टूडेंट जीवित रहेगा वही इस परीक्षा में सफल माना जाएगा। इसी बीच ग्रेगोर का पैर गलती से एक मांसाहारी जादुई फूल से छू जाता है। अगले ही पल वह पौधा उसके पैर को बुरी तरह काटने लगता है। दर्द और डर से घबराकर ग्रेगोर वहां से भागने लगता है। एगाथा तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और चिल्लाकर कहती है, तुम पहले ही इस परीक्षा में 2 बार फेल हो चुके हो, अगर इस बार भी भागे तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन ग्रेगोर उसकी बात नहीं मानता और वह भागता रहता है। लेकिन अगले ही पल उसके चारों ओर अचानक बिजली चमकने लगती है। जमीन से काला धुआं उठता है और ग्रेगोर दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर धूल में बदल जाता है और वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर एगाथा पूरी तरह सन्न रह जाती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि इस जादुई स्कूल की परीक्षाएं सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि जानलेवा भी हैं। दूसरी ओर स्कूल फॉर इविल में लेडी लेसो अपने सभी छात्रों की जादुई शक्तियों की परीक्षा ले रही होती है। हर छात्र को अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। इसी दौरान हेस्टर और सोफी के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में हेस्टर अपने कंधे के अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन निकालती है और जादू से उसे विशाल बना देती है। इसके बाद वह ड्रैगन सोफी पर हमला कर देता है। सोफी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी अनादिल उसे चिल्लाकर कहता है, तुम अपने दोस्त गिलहरियों को बुलाओ। लेकिन सोफी घबराकर जवाब देती है, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे बुलाना है। अगले ही पल कमरे में अनगिनत जादुई कीड़े घुस आते हैं और सीधे ड्रैगन पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते वे उसे पूरी तरह घेर लेते हैं। ये देखकर लेडी लेसो तुरंत सोफी से उन्हें रोकने के लिए कहती हैं। घबराई हुई सोफी चिल्लाते हुए रुकने के लिए कहती हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उसके इतना कहते ही सभी कीड़े तुरंत शांत होकर पीछे हट जाते हैं। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। कुछ ही पलों बाद सोफी के सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट होता है। वह कोई और नहीं बल्कि रफाल होता है। वह सोफी का नाम लेकर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसके भीतर एक असाधारण शक्ति छिपी हुई है, इसीलिए वह बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग है। यह सुनकर सोफी पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसके बाद लेडी लेसो सोफी को एक कमरे में ले जाती है। वहां वह उसे बताती हैं कि रफाल कभी इस जादुई स्कूल का सबसे शक्तिशाली स्कूल मास्टर हुआ करता था। वर्षों बाद उसका दोबारा दिखाई देना किसी बड़े बदलाव का संकेत है। लेडी लेसो आगे कहती हैं कि अगर रफाल ने इतने सारे छात्रों में से केवल तुम्हें चुना है तो इसका मतलब है कि उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति या रहस्य छिपा है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर क्लैरिसा डोवी अपनी सभी छात्राओं को एक जादुई तालाब के पास ले जाती हैं और बताती हैं कि जो भी सच्चे दिल से इसमें अपनी इच्छा व्यक्त करेगा उसे उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। एक एक करके सभी छात्राएं अपनी अपनी इच्छा मांगती हैं। इसके बाद प्रोफेसर डोवी एगाथा को भी आगे आने के लिए कहती हैं। एगाथा तालाब के पास पहुंचती है और पानी को छूते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर सभी लोगों घर वापस लौट जाएं। तभी अचानक तालाब का पानी हिलने लगता है। अगले ही पल एक रहस्यमयी लड़की पानी से बाहर आती है। वह अगाथा से कहती है, मैं सैकड़ों वर्षों से दूसरों की इच्छाएं पूरी करती आई हूँ, लेकिन आज पहली बार किसी ने अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कुछ मांगा है। इतना कहकर वह रहस्यमयी लड़की विलीन हो जाती है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी छात्राएं हैरान रह जाती हैं। प्रोफेसर डोवे एगाथा की ओर देखकर कहती हैं कि निःस्वार्थ सोच ही एक सच्चे नायक की सबसे बड़ी पहचान होती है। उसी समय अचानक ग्रेगोर वहाँ आता है, जो एक बाज बन चुका होता है। एगाथा के पास जाती है और प्यार से उसका नाम पुकारती है। ग्रेगोर भी शांत होकर उसके पास आ जाता है। दूर खड़ा टेड्रोस यह सब देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि बाज एगाथा पर हमला
हमला करने वाला है। वह बिना देर किए अपना हथियार उसकी ओर फेंक देता है, जिससे ग्रेगर वहीं मारा जाता है। यह देखकर एगाथा गुस्से से भर जाती है। वह टेड्रोस के जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। कुछ समय बाद स्कूल में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया जाता है। यहाँ सोफी और टेड्रोस एक साथ नजर आते हैं और पूरे समारोह का आनंद लेते हैं। दोनों को साथ देखकर स्कूल फॉर गुड और स्कूल फॉर इविल के छात्रों के बीच बहस छिड़ जाती है। उनका मानना होता है कि अच्छाई और बुराई कभी एक नहीं हो सकती। देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल जाती है और पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। स्थिति बिगड़ती देख स्कूल मास्टर बीच में आकर सभी को शांत करता है। इसके बाद छात्रों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक खतरनाक जादुई जंगल में भेजा जाता है। वहाँ मांसाहारी पौधे, जानलेवा कद्दू के पुतले और कई घातक जीव उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी को सुबह होने तक किसी भी तरह जिंदा रहना होता है। हालांकि उन्हें एक लाल कपड़ा भी दिया जाता है और बताया जाता है कि जो छात्र डरकर परीक्षा छोड़ना चाहे वह उस कपड़े का इस्तेमाल करके तुरंत स्कूल वापस लौट सकता है। रात होते ही जंगल के सभी खतरनाक जीव सक्रिय हो जाते हैं। इसी दौरान एक कद्दू का राक्षस सोफी पर हमला कर देता है। तभी टेड्रोस समय रहते पहुंच जाता है और बहादुरी से लड़कर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद एगाथा सोफी को समझाती है कि उसके अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है और उसे बुराई का रास्ता छोड़ देना चाहिए, लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती। वह लाल कपड़े का इस्तेमाल करके परीक्षा बीच में ही छोड़ देती है और वापस स्कूल लौट आती है। नियम तोड़ने की वजह से लेडी लेसो उसे सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर देती है। अकेले कमरे में बैठी सोफी अपनी गलतियों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने रहस्यमयी रफाल प्रकट होता है। वह सोफी को बहकाते हुए कहता है कि उसके भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। अगर वह अपने दिल की बुराई को पूरी तरह स्वीकार कर ले तो पूरी जादुई दुनिया उसकी ताकत के आगे झुक जाए। इतना कहकर रफाल उसे अपनी काली शक्तियों का एक हिस्सा सौंप देता है और सोफी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगती है। अब सोफी पूरी तरह अंधेरी शक्तियों के प्रभाव में आ चुकी होती है। उसका रूप इतना डरावना हो जाता है कि उसे देखकर हर कोई सहम जाता है। अगले ही पल वह स्कूल फॉर गुड के छात्रों पर हमला कर देती है। दोनों स्कूलों के बीच भयंकर जादुई युद्ध छिड़ जाता है। हर तरफ जादुई शक्तियां टकराने लगती हैं और पूरा महल युद्ध का मैदान बन जाता है। एगाथा बार बार सोफी को रोकने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफी अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह पूरी तरह रफाल के प्रभाव में आ चुकी होती है। इसी बीच सोफी उड़ते हुए स्कूल मास्टर के पास पहुंचती है। तभी वहां रफाल प्रकट होता है और अपनी असली पहचान उजागर करते हुए बताता है कि वर्षों पहले उसका अपने भाई रियान से संघर्ष हुआ था। रियान अच्छाई का प्रतीक था, जबकि रफाल बुराई के रास्ते पर चल पड़ा था। सत्ता की लालच में रफाल ने अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसकी पहचान छीनकर वर्षों तक खुद को स्कूल मास्टर बनाकर पूरी जादुई दुनिया को धोखे में रखता रहा। इसी वजह से वह आज भी अपनी जादुई शक्तियों के सहारे जीवित है। ये सच सुनकर सोफी पूरी तरह हिल जाती है। वह हैरानी से पूछती है, तुमने सिर्फ ताकत के लिए अपने ही भाई की जान ले ली? रफाल जवाब देता है, राज करने के लिए रिश्तों की नहीं, सिर्फ ताकत की जरूरत होती है। बुराई का कोई दोस्त नहीं होता, उसका एक ही मकसद होता है, पूरी दुनिया पर राज करना। इसके बाद वह आगे कहता है, यह सब मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं कर सकता था। मुझे शक्ति किसी जादू से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से मिलती है। तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। उसी ताकत की बदौलत मैं इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। रफाल की यह बात सुनकर सोफी को पहली बार एहसास होता है कि रफाल ने शुरू से ही उसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। उसने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया, बल्कि उसके प्रेम को अपनी काली शक्तियों का स्रोत बना लिया था। इतना कहकर रफाल पूरे स्कूल पर हमला शुरू कर देता है। चारों ओर तबाही मच जाती है। स्कूल कई छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर गिर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर सोफी के दोस्त और एगाथा भी वहां पर होती हैं। ये देखकर सोफी उससे रुकने को कहती है, लेकिन रफाल उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, अगर तुम्हें सच में इस दुनिया पर राज करना है तो दोस्ती और प्यार जैसी कमजोर भावनाओं को हमेशा के लिए भूलना होगा। अब रफाल सोफी को पूरी तरह अपने वश में करने ही वाला होता है कि तभी अगाथा उड़ते हुए वहां पहुंच जाती है और उसे सोफी से दूर रहने की चेतावनी देती है। यह देखकर रफाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपनी जादुई शक्ति से स्टोरियन की जादुई कलम अगाथा की ओर फेंक देता है, लेकिन अगाथा को बचाने के लिए सोफी उसे जोर से धक्का दे देती है और खुद उसके सामने आ जाती है। अगले ही पल वह जादुई कलम सोफी के सीने के आर पार हो जाती है। यह देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। जैसे ही सोफी घायल होती है, रफाल की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। जिस स्कूल को वह कुछ ही देर पहले तबाह कर चुका था, वह धीरे धीरे फिर से पहले जैसा बनने लगता है। रफाल समझ जाता है कि उसकी ताकत सोफी के सच्चे प्यार से ही जुड़ी हुई थी और अब वह जादू टूट चुका है। यह देखकर वह गुस्से से चीखने लगता है। इसी दौरान पीछे से टेड्रोस रफाल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रफाल उसे देख लेता है और अपनी जादुई शक्ति से दूर फेंक देता है। अब वह टेड्रोस को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी सोफी की नजर जमीन पर पड़ी उसकी तलवार पर जाती है। सोफी अपनी बची हुई ताकत से जादू का इस्तेमाल कर तलवार को अपनी ओर खींचती है और पूरी ताकत से उसे एगाथा की तरफ उछाल देती है। एगाथा हवा में ही उस तलवार को पकड़ लेती है और बिना एक पल गंवाए रफाल पर अंतिम वार कर देती है। अगले ही क्षण रफाल दर्द से चीखते हुए काली लपटों में समा जाता है और हमेशा के लिए उसका अंत हो जाता है। रफाल के खत्म होते ही पूरे स्कूल
स्कूल में फैली काली शक्तियां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। आसमान साफ हो जाता है और कुछ ही पलों में तबाह हो चुका स्कूल भी पहले जैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन दूसरी ओर सोफी जमीन पर निढाल पड़ी होती है। एगाथा दौड़कर उसके पास पहुंचती है और उसे अपनी बाहों में उठा लेती है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एगाथा बार बार सोफी को उठने के लिए कहती है, लेकिन सोफी की सांसें धीरे धीरे थमने लगती हैं। उसी पल अगाथा को एहसास होता है उसने कभी सोफी से अपनी दोस्ती का महत्व खुलकर नहीं बताया। वह भावुक होकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सोफी हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। इतना कहकर अगाथा सोफी के माथे पर प्यार से चुंबन देती है। अगले ही पल एक चमत्कार होता है। सच्ची दोस्ती का वह प्रेम जादू बनकर काम करता है और सोफी दोबारा जिंदा हो जाती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें पहली बार समझ आता है कि ट्रू लव केवल प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं बल्कि दो सच्चे दोस्तों के बीच भी हो सकता है। इसके बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अब उनका हर गलतफहमी और मनमुटाव हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता है। वहीं प्रोफेसर क्लैरिसा डोवी और लेडी लेसो भी समझ जाती हैं कि इन दोनों ने सदियों से चले आ रहे अच्छाई और बुराई के नियमों को बदल दिया है। कुछ समय बाद एगाथा और सोफी अपने गांव गवाल्डन लौटने का फैसला करती हैं। विदा होने से पहले टेड्रोस और एगाथा एक दूसरे से भावुक होकर अलविदा कहते हैं। दोनों जानते हैं कि उनकी राहें अलग हो रही हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरकार एगाथा और सोफी जादुई द्वार पार करके अपने गांव वापस लौट जाती हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।